सुना होगा आपने कानपुर, वहाँ के निवासी हैं। और अभी आप देखते चलिए बड़ी कम उम्र के हैं, ऐसा नहीं कि आप बड़े वरिष्ठ हो गए हैं। आपकी तारीफ ये है कि आपने जो है 2019 में एसएससी ग्रेड डी एग्जाम पास किया, उसके बाद एसएससी ग्रेड सी एग्जाम पास किया और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइनेंस मिनिस्ट्री सीबीआईसी बोर्ड, जिससे मैं भी नौकरी करता हूँ अभी तक, उसमें आप ग्रेड सी में स्टेनो के पद पर कार्यरत हैं और पीए के पद पर। अब इनकी अगली एक तारीफ और ये है कि एक वैकेंसी आती है पार्लियामेंट में रिपोर्टर की। रिपोर्टर का आप मतलब समझते होंगे, शॉर्टहैंड में 160 की स्पीड, कितने की? यहाँ बच्चे कितने लिखते हैं? 80, तो 80 गुणा 2 बराबर 160। 160 की स्पीड का आपने एग्जाम पास किया, आप उसके बाद रिपोर्टर बने। तो आज की तारीख में भाई साहब पार्लियामेंट रिपोर्टर सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। वैसे तो तमाम सेलेक्टेड लोग सेंटर पर आते हैं, लेकिन सबसे आपको मिलवाते भी हम नहीं है, और उसे मिल से जाते हैं। लेकिन जो हमें खास लोग लगते हैं जिनसे हमें प्रेरणा जीवन में लेनी चाहिए, उनसे मुझे लगता है कि आपसे मुझे मिलवाते रहना चाहिए, ताकि आपके मन में भी एक उत्साह, एक ऊर्जा, एक लगन पैदा हो कि हम भी भविष्य में कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक, जहाँ आपकी 80 पे ही पेंसिल थम जाती है, नोक टूट जाती है 100 का मैटर लिखने में, तो 160 का मैटर कैसे लिखते होंगे और लिख के उसको पास कैसे करते होंगे। लिखना एक चुनौतीपूर्ण काम नहीं है, ठीक है, कोई बोल रहा लिख रहे, लेकिन लिखने के बाद उसका एग्जाम पास कर ले और पूरे देश में, इतना बड़ा देश हमारा है, कितने लैंग्वेज है? 4 9 वैकेंसी, आपका इतना वैकेंसी तो बहुत कम आती है, 9 वैकेंसी में पूरे देश में आपने अपना पार्लियामेंट रिपोर्टर में स्थान बनाया है। ठीक है भाई, तो मेरी बात तो आप सुनते रहते हैं, तो मैं आपकी चीजें अनुरोध करूंगा कि लोग बच्चों को हमारे गाइड करें, ताकि ये भी भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है। जैसा कि सर ने बताया, अभी मैं सर के पास किसी अपने आवश्यक काम से आया था। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों से ही भेंट वार्ता होने वाली है यहाँ पर। तो मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों से मैं किस विषय में बात करूँ, पर चूंकि ये पाठशाला है, ऐसी जगह है जहाँ से आप सभी लोग या बाकी जितने आपके पहले के सीनियर्स हैं जिन्होंने नौकरियाँ पाई, और आप में से भी हर किसी की इच्छा आकांक्षा ये नौकरी प्राप्त करने की, तो मेरे ख्याल से ये विषय ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो भी 2-4 मिनट का मैं समय लूँगा, जो सर ने मुझे दिया है, कि अपने लक्ष्य में इस तरीके से अपने लक्ष्य पर ऐसे काम करें कि हमें जल्दी सफलता मिल पाए। तो आप लोगों में से हर कोई शायद या तो मिसलेनियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा, हर किसी एक परीक्षा की, राज्य स्तर की भी और केंद्र स्तर की भी। कुछ लोग जिनकी अंग्रेजी कमजोर है वो राज्य स्तर परीक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग जिनकी अंग्रेजी ठीक है वो दोनों परीक्षाओं पर ध्यान देते हैं। तो अगर मैं बिगिनर्स की बात करूँ, जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी है, तो मेरा विचार ये है कि यदि वो जो ठाकुरद्वारा में जो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है अभी यहाँ पे, हालांकि यहाँ सर खुद सीनियर इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हैं अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। आप विदेश मंत्रालय में स्टेनोग्राफर भी बन सकते हैं, या फिर आप किसी अन्य मिनिस्ट्री में स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी या डी भी बन सकते हैं, या किसी राज्य स्तर में जूनियर क्लर्क भी बन सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं। तो अगर आपके पास काफ़ी सारा समय है तो सबसे पहले काम करिएगा कि छोटा मत सोचिएगा। यहाँ की जो सबसे अच्छी नौकरी है, जो आपके जोन में ज़्यादा आ रही हो, जो आपके विषय हैं, मान लिया आपकी
सारे विषयों में पकड़ अच्छी है, तो उस जोन में जो सबसे अच्छी नौकरी मान लें आपकी अंग्रेजी भी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, गणित भी अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप स्टेट पीसीएस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आधार तो यहाँ से आपको मिलेगा ही ना, बेसिक चीज़ें तो मिलेंगी ही ना। अगर आप स्टेनोग्राफर की लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जो सबसे अच्छी नौकरी अमूमन मानी जाती है विदेश मंत्रालय में स्टेनो मैनेजमेंट की, आप उसके लिए ट्राई करते हैं, जिसमें आपको लगभग 160-170 नंबर लाने की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ कि अगर आप लगन से और मेहनत से जो आपको बातें बताई जाएंगी सर के माध्यम से या अन्य टीचर्स के माध्यम से, मेरा मानना है कि यहाँ टीचर्स अच्छे होंगे। सर ने अगर नियुक्त किए हैं तो अपनी नौकरी के साथ साथ सर आप लोगों के लिए इतना समय दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अच्छे टीचर ही नियुक्त किए होंगे। तो 160 या 170 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद आप किसी ने ऐसा बोला कि बहुत सारा एफर्ट लगेगा इसमें, पर आपकी अगर बेसिक चीज़ें सारी मजबूत है ना, तो 160 से 170 नंबर लाना स्टेनो में बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं शायद अपने लेवल से सोच रहा हूँ तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, पर जैसा मेरा दिमाग है ऐसे आप लोगों का दिमाग है। बस दिमाग में फर्क इतना हो सकता है, किसी को कोई चीज़ 1 मिनट में याद होती है, किसी को 1.5 मिनट में, किसी को 2 मिनट में, किसी को एक टॉपिक पूरा करने में 1 दिन लगता है तो किसी को 2 दिन लगते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट तो आई थिंक 30 साल है, ग्रेड सी के लिए तो 30 साल ही है। तो जिस उम्र के आप सब लोग लग रहे हैं, मेरे लगभग मेरी जैसी उम्र के उनसे छोटे हैं, कुछ एक लोग 1-2 साल बड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 30 साल की उम्र किसी की उम्र सब छोटी है। 30 से तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी नौकरी हो सकती है। बाकी जिस विषय में बोल रहा है कि छोटा मत सोचेगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे जूनियर असिस्टेंट ही बनना है। मैंने कहा जूनियर असिस्टेंट की नौकरी बुरी है, नौकरियाँ सारी अच्छी हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, हम जितना बड़ा सोचते हैं, भले हमें उतना ना मिले पर उसके आसपास का जरूर मिल जाता है। अगर आप केवल जूनियर असिस्टेंट के विषय में सोचेंगे या उसके आसपास की नौकरी के विषय में सोचेंगे तो शायद वो नौकरी भी ना मिल पाए, क्योंकि आप तैयारी उस स्तर की करेंगे और परीक्षा में प्रश्न अगर थोड़े से कठिन पूछ लिए, क्योंकि आपके साथ जो परीक्षार्थी बैठने वाले हैं परीक्षा में वो तो हर स्तर के विद्यार्थी होंगे, तो आप मेरिट में शायद ना आ पाए। तो सबसे पहले काम करिएगा कि प्रयास करिएगा कि जो आपके जोन की चीज़ें हैं उसमें सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी हो सकती है और उसके लिए आपके पास कितना समय है, ऐसा सोच करके तैयारी करिएगा। दूसरी चीज़ काम और कर सकते हैं हम, आप सभी लोग जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हो आप उसको घर पे जाके कंठस्थ करना, पढ़ लेना अच्छी तरीके से। दूसरी चीज़ पढ़ने के बाद जो मैंने पूरे दिन में जो चीज़ें पढ़ी ना, लास्ट में जिनके अंतिम कुछ समय में 1 या 2 घंटे में, जैसा भी आपका टाइम टेबल बन रखा हो, टाइम टेबल बनाना भी बहुत जरूरी है। जो आपने दिन भर में पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करना है, रिवाइज कर ली चीज़ें पढ़ ली। जो टॉपिक पढ़ाया गया, हो सकता है कक्षा में इतना टाइम ना हो कि आपको टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके सवाल भी बताए जाए कैसे बन सकते हैं। हो सकता है उन विषयों पर चर्चा बाद में हो क्लास में, पर यदि आपके पास समय है तो आप घर पे ऐसी बहुत सारी पुस्तकें बहुविकल्पीय प्रश्न की और अन्य विषयों की मार्केट में उपलब्ध है कि आप अपनी पढ़ाई का स्तर अच्छा कर सकते हैं उनसे अभ्यास करके। तो एक टॉपिक पढ़ाया गया, मुगल साम्राज्य पढ़ाया गया, मुगल साम्राज्य की शुरुआत करें तो मुगल साम्राज्य आप बहुविकल्पीय प्रश्नों में खोज के किसी किताब के या फिर वन लाइनर्स में खोज के या फिर ऐसे जो पुराने पेपर्स हैं, पुराने क्वेश्चन सेट्स उसमें खोज के प्रश्न किस तरीके से बनते हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब आप अभ्यास करोगे तो क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्टली, कभी कभी इनडायरेक्टली इस तरीके से दोनों पूछे जाते हैं, तो आप उसमें पारंगत होते रहेंगे। दिन हमारा खत्म हो गया, सप्ताह में शायद एक दिन तो यहाँ पे छुट्टी रहती ही होगी, तो छुट्टी के दिन आप एक काम मेरे हिसाब से तो जरूर करना चाहिए आपको कि जो 6 दिन पढ़ा है ना आपने, नया कुछ ना पढ़े। जो 6 दिन आपने पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करें सारा का सारा, और किसी चीज़ पे फोकस नहीं होना चाहिए, केवल और केवल रिवीजन पे फोकस होना चाहिए। जितने क्वेश्चंस आपने किए पे फोकस होना चाहिए। ऐसे आप 15 दिन में करें, फिर उसके बाद महीने में। अगर आप किसी टॉपिक को महीने में 4 बार पढ़ते हैं, कैसे? एक तो हमने पढ़ लिया क्लास में, घर जाके पढ़ लिया, उसको एक ही बार काम करते हैं, फिर हमें शाम को रिवाइज करा 2 बार काम करते हैं। फिर अपने सप्ताह में या फिर
महीने 15 दिन के अंदर में क्या 3 बार और फिर महीने के लास्ट में जो हमें छुट्टियाँ मिल रही हैं 4 यहाँ की, और एक आध छुट्टी तो शायद वैसे भी आवश्यक काम से करके अगर लगा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में अगर आपको 2-3 घंटे का काम है, जिस टाइम पे आप यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो आप शाम के टाइम में सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने अगर किसी टॉपिक को 4 बार पढ़ लिया ना, तो मुझे नहीं लगता वो आपकी मेमोरी से निकलने वाला है। किसी फिलोसफर ने, मतलब मैंने उनका नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, उनमें है वो, तो उन्होंने बताया था, मैं आपको ट्राई करता हूँ पढ़ के बताने का। उन्होंने एक चीज़ लिखी थी रिवीजन के ऊपर ही, उनका नाम था हरमन एबिंगहॉस। उन्होंने भूलने की अवस्था के बारे में बताया था। ये टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं शुरुआती दौर में था, जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो मैं ज़्यादातर यही करता था कि जब पढ़ लिया, शाम को देखा तो ये तो मेरा पूरा याद हो गया, तो अब तो कुछ रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। पर जब परीक्षा में गए तो हम भूल गए। फिर अब क्या कहते हैं 4 दिन बाद, अरे यार मेरा दिमाग तो कमज़ोर है, मेरी चीज़ें याद ही नहीं रह पाती, मैं तो ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। उन्होंने एक चीज़ बताया था, मैं वो लाइन पढ़ रहा हूँ पूरा, कि आप 1 महीने के भीतर जो भी सीखते हैं उसका 90% भूल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सीखने के बाद बरकरार रखी गई जानकारी की मात्रा में धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि कंप्यूटर में भी होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम होती है, तो कोई तो शॉर्ट मेमोरी में जाके फीड हो जाता है डेटा, तो कोई अंदर की मेमोरी में चला जाता है। तो जो हमारे 2 तरीके की मेमोरी होती है दिमाग की, तो उन्होंने बोला था कि जो अभी हमारी जो रिसेंटली पढ़ी है सामग्री है ना, वो हमारी अल्पकालिक मेमोरी में चली जाती है। तो हमने जो पढ़ा है, इसलिए उसे याद रखने के लिए पढ़ने की प्रक्रिया को दोहराना महत्वपूर्ण है। हमारा मस्तिष्क पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से यादें बनाता है और सीखी गई जानकारी को दोहराने में विफल रहने से भूलने की अवस्था बनती है। तो ये किसी का दिमाग की कमजोरी नहीं होती है, कभी आप किसी के दिमाग को दोष दो या खुद को अपने आप को इंफीरियर समझो किसी से। एक चीज मान सकते हैं, किसी को कुछ चीजें जल्दी याद आ जाती है कुछ देर से, तो वो उतना समय तो आपके पास है। तो उन्होंने यही बताया था कि आपने जो जानकारी सीखी है उसे स्मृति में सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से संशोधित करते रहें और दोहराते रहें। क्या कर सकते हैं, आपने नोट्स दोबारा पढ़ना, अपने जो आपके साथ जो भी आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ जानकारी पर चर्चा करना, जो चीज़ें आपने पढ़ी, तो आप भूलना बंद हो जाएगा आपका लगभग। तो जो जानकारी आप 90% भूल रहे थे ना, तो वो 90% याद रहने लगेगी, 10% ही भूल पाओगे आपकी वजह से। तो जब आप 90% याद करके रखोगे, तो जो परीक्षा सेट करने वाला, जो पेपर सेट करने वाले लोग होते हैं ना, जो एग्जामिनर होते हैं, उनका मकसद ये नहीं होता कि आपको फूट के आंसू रुलाने हैं। उन्हें भी जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जो रिक्रूटमेंट होना है, उन्हें भी बच्चे चाहिए काम करने के लिए। काम करने के लिए जब जगह निकली है तो फिर कुछ काम होगा तभी निकली है ना। और अगर उनका उद्देश्य हो जाएगा कि हमें बच्चे को फेल करना है, तो वैकेंसी कैसे भरेगी कैसे? तो आमतौर पर जो उनका जो माइंडसेट होता है वो भी वही होता है कि मध्यम स्तर के प्रश्न, हल्के स्तर के प्रश्न, कुछ कठिन स्तर के प्रश्न, 2-4 जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही कर सके। तो उम्र किसी भी एग्जाम की मेरिट होती है, इसी में 75 से 80% मतलब मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो उस पर जाकर लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में, केवल जर्नलिस्ट लोगों की जरूरत है जो हर विषय में थोड़ी थोड़ी रुचि रखते हैं। कोई ऐसा मेरे ख्याल से इंग्लिश का मुहावरा भी है ना कि हर किसी चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है पर मास्टर किसी चीज में नहीं है। हाँ, जेकब ऑलरेडी बट मास्टर ऑफ नन, इस तरीके से होता है। तो मास्टर नहीं बनना किसी चीज में, हमें थोड़ी थोड़ी चीजों की सारी जानकारी जो बेसिक है वो होनी चाहिए, तो बस हमारी परीक्षा क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है चरणों की। परीक्षा में जितने चरण, तो आप अपने जो टाइम टेबल बनाया है, जो आपकी रणनीति है, आपका जैसा माइंड सेट है, आपको लगता है कि मान लें परीक्षा का दूसरा चरण में 3 महीना प्रयास करके पास कर लूंगा या लूंगी, किसी को लगता है मैं 6 महीने में करूंगा या करूंगी, किसी को लगता है नहीं मैं दूसरे स्तर की तैयारी, दूसरे चरण की तैयारी भी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप उस तरह से सोच सकते हैं। जैसे कि अगर आप एसएससी की बात करें तो आपको पहले लिखित परीक्षा देनी होगी, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीपीई एग्जाम। उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड देनी पड़ेगी। तो आप दोनों तरीके कर सकते हैं कि आप या तो
साथ साथ शॉर्ट हैंड करें, तो कभी कभी कम समय में पता है, कभी कभी ज़्यादा मिल जाता है। या फिर शॉर्ट हैंड को कम समय दे, बाद में समय दे सकते हैं, उसे अपने रिटन पे ज़्यादा, मतलब अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग, वो सबका अलग अलग होगा, सबका एक जैसा नहीं हो सकता। ऐसे स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, उसमें पहले लिखित परीक्षा होगी, किसी अगर परीक्षा में दूसरा चरण है तो आप दूसरे चरण के बारे में सोच सकते हैं, तीसरा चरण है तो वो आप क्रमबद्ध तरीके से उसकी रूपरेखा बनाए अपनी रणनीति की। तो कहीं कहीं टाइपिंग मांगी तो आप लगातार टाइपिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज है, जो माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड की डॉक्यूमेंट की नॉलेज है, उसको अपनी बढ़ा सकते हैं। उससे भी तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ना, कंप्यूटर से भी प्रश्न आते हैं ना परीक्षाओं में, जिसको की लग जाती है। हम बैठे कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए, हमें पता ही नहीं इसको क्या हुआ, आसपास कोई है नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स आ रहे हैं, तो हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होगी तो हम उसको खुद भी तो ठीक से कर सकते हैं ना। तो हम हड़बड़ाते नहीं हैं उस टाइम में, और जब हम हड़बड़ाते नहीं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है और कॉन्सेंट्रेशन दोनों में। जब कॉन्फिडेंस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ रहता है ना, तो प्रश्न के सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे भी कि आप कहीं भी मान लें इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं किसी परीक्षा में बैठने के लिए जा रहे हैं, आपने तैयारी नहीं कर रखी है, पर आप जब अंतिम टाइम में जो एक क्रैश कोर्स की तरह हम रैपिड रिवीजन करते हैं, वो केवल हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए होता है, ताकि हम परीक्षा के पहले आधा 1 घंटे पहले इतना स्ट्रेस फील ना करें, खुद को इतना डिसपॉइंट ना कर लें, ताकि हम आते हुए प्रश्नों को गलत कर दें। हम आपने हर किसी सुना ही होगा कि यार बड़ा आसान सवाल था, मैंने कर भी लिया था और मार्किंग गलत हो गई, मार्क गलत कर गई। ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते। और टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभ्यास नहीं किया घर पे उस चीज़ का इतना। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, आपका जो भी टारगेट हो, आप उसमें इतना अभ्यास करिएगा कि वो चीज़ आपको इतनी सरल लगने लगे कि हाँ, इसे तो मैं आराम से कर ही जाऊँगा। और मार्केट में ऐसी इतनी सामग्री उपलब्ध है, जो आपको यहाँ पे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे जो जानकारी आपको क्लास में बताई गई है किसी विषय की, वो आपकी किताबें पुष्ट कर देंगी उनसे। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली किसी टॉपिक को अगर डिस्कस करोगे तो सिलेबस बहुत लंबा चला जाएगा ना। हमारे जो माइंडसेट रहता है यहाँ पे आने वाले हर परीक्षार्थी का माइंडसेट रहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा है नहीं, पर आपने जितने टॉपिक्स पढ़े ना वो आपने अच्छे से कर लिए, तब भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। और जब हम लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है तो अब जो हमारे जो अध्यापक हैं वो भी उस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो हर चीज़ शेयर नहीं हो पाती मतलब हर टाइम पे। तो जो किताब आपके टीचर ने रिकमेंड करी है या जो आपको बेहतर लग रही है मार्केट में, आप उसे खरीदिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। और मेरे ख्याल से यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी होते रहते होंगे, तो सर की नज़र में आइए ताकि आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। यहाँ पे बोलिए, मेरे ख्याल से अगर छोटा छोटा सर यहाँ पे कुछ 100 रुपये का 200 रुपये कुछ हल्के हल्के पुरस्कार भी रखेंगे 15 दिन में, या फिर कोई मासिक टेस्ट ऐसा होता हो, तो उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो आप जो भी पढ़े ना, यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक और चीज़ का ख्याल रखना जो दिमाग में आ रही है, आपके पास मेरे ख्याल से एंड्रॉइड तो सभी लोगों के पास होगा ना। तो जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं ना उसमें, तो जैसे मैंने मुगल साम्राज्य सर्च करा, तो मुगल साम्राज्य पे 20 वीडियो आ जाएगी। अब मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाऊंगा, यार मैं कौन सी वीडियो देखूं? एक वीडियो 12 मिनट की, एक 20 मिनट की, एक आधे घंटे की, एक 17 मिनट की है, हर किसी की पर लाइक्स भी और कमेंट भी है, तो मैं कंफ्यूज हो गया ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ सेंटर पे आ गए हो, जब आप यहाँ पे आ गए तो आप अपना मन बना लो, मन पका करो, उससे पका आप किसी अन्य की तरफ को मत देखो, किसी भी और की तरफ को मत देखो। मान लिया आप पढ़ना पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप चाह रहे हैं कि यार शायद वो मेरा दोस्त या कोई परिचित दूसरे सेंटर में पढ़ रहा है, इस वजह से उसके अंक ज़्यादा आ रहे हैं, मान लेते हैं उसके अंक ज़्यादा आ रहे हैं, पर ये कारण नहीं है, आपने विश्लेषण सही से नहीं किया उस चीज़ का। उसने आपसे बेहतर तरीके से पढ़ाई करी है जो उसे पढ़ाया गया है। अध्यापकों में फर्क नहीं है, हमारे पढ़ने में फर्क है। तो यहाँ आपको, अगर आप इस सेंटर पे आ गए हैं, तो मैं तो आपको इतनी ही सलाह दे सकता हूँ कि आप
अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आप यहाँ वहाँ अगर आपका मन है तो इन चीज़ों को पहले कर लीजिए, और उसके बाद आपने जिस भी गुरु को अपने आप को सौंप दिया है ना, फिर उस आँख मूंद करके जो उन्होंने बताया उस टॉपिक को आप कंठस्थ करते रहिए, क्योंकि हम थोड़ा घंटा यहाँ खो देंगे, थोड़ा वहाँ खो देंगे तो पानी कहीं से भी नहीं आएगा, समझ गए। एक जगह पर लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो कुछ हमारे हाथ चीज़ें आ भी सकती हैं। हड़प्पा सभ्यता में जब ज़्यादा खुदाई हो रही थी तभी ईंटें हाथ लगी थी ना, 1850 में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो अगर वो अलग अलग जगहों पर खोदते रहते तो कुछ भी चीज़ें हाथ ना आती, तभी तो एक जगह को खुदाई हुई ना। तो आप यहाँ हैं तो आप यहाँ पे बेहतर तरीके से पढ़िए, कोई अन्य कहीं और है तो उसे उसके हवाले छोड़ दीजिए, आप किसी और की चिंता न करिए, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी मतलब एक दिन यहाँ पे बोलने के लायक जरूर बन जाएंगे, कोई ना कोई किसी न किसी नौकरी में चयन जरूरी हो जाएगा, अगर जो मेरी दो चार बातें हैं आपको ठीक लगी है उन्हें मानता है तो मैं इतने इट वाज आर्ट शॉर्ट हैंड। वही मतलब मुझे भी लगता था जब मैं 80-100 का तो मुझे भी लगता था यार तो बहुत मतलब कैसे लिखे जाते होगी, इसकी तैयारी तो शायद इस तरीके से होती होगी और स्पेशल के लिए क्लासेस होती होगी कहीं अन्य जगहों पे, रिपोर्टर्स लोग तो शुरुआत से मतलब उनके ऐसे कुछ एम्बिशंस होते हैं, पर करने के बाद पता चला यार कुछ है नहीं, मतलब ये तैयारी है अगर आप उसे और गूढ़ करते रहो, वहीं पे जय गड्ढा खोदते रहो, परिश्रम अभ्यास करते रहो, आपको यकीन नहीं आएगा मैंने 200 मैटर लिखा है, पढ़ा है, बनाया भी है। आप लोगों को तो मेरे ख्याल से 5 मिनट का मैटर बनाते होंगे, मैंने 21 मिनट का मैटर लिखने के बाद डायरेक्टली बिना रुके और उसको ट्रांसक्राइब किया, लगभग 3500 शब्द थे। आप 3500 को 21 से डिवाइड करके देखो कितनी एवरेज स्पीड आएगी। अब उसमें एवरेज जितनी स्पीड आती है उतने का डिक्टेशन नहीं था, ऊपर भी था नीचे भी था, तो ऊपर फ्लक्चुएट हो रहा था। तो मैंने कैसे तैयारी की बात करें तो सोचता मैं भी था उस टाइम पे यार होने पाएगा कैसे होगा, पर ये था कि चलो करके देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो धीरे धीरे सोचते 110 पहुंची, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके पहुंच गई। अगर आप 160 की आप 80 की परीक्षा दे रहे हो तो अगर आप 80 लिखोगे ना तो शायद ही पास हो पाओ, मुझे नहीं लगता कि पास हो जाएगा। आप 80 के स्टूडेंट टॉप्सों की तैयारी करना, तो ये इसलिए बताने का इतना उद्देश्य है कि आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, पर मैं कर चुका हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो तरीका मैंने अपनाया है ना वो यही वाला जो हम सब 80 या 100 के लिए अपना रहे हैं, कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। आप लोग कितने लिखते हो एक दिन में, अगर स्टेनोग्राफी कर रहे हैं कितने शब्द लिखते हो एक दिन में, कितने शब्द एक दिन में लिख लेते हो टोटल मिला के, नकल के और टाइपिंग के दुनिया भर के बताओ। 1200, 1500, 2000 भूख लग रही है, खाना नहीं खाया, बाहर नहीं जा रहा, 10,000। आपको मालूम है मैं नौकरी भी कर रहा था उस टाइम पे, ऑफिस भी करता था, तैयारी भी करता था, और मालूम है कितने शब्द लिखता था। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम नहीं बता रहा। मेरा एक दिन का टारगेट, ये मैं मिनिमम फिर दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, 40,000 शब्द दिन था। एक दिन में मैं 40,000 शब्द लिखता था। आप सोच सकते हो कितना टाइम लगता होगा 40,000 शब्द लिखने में, पर मैं लिखता था। और अभी तो मैंने फ़ोन चेंज कर दिया, उस फोन में मेरी ही रिकॉर्डेड वॉइस पे सारे के सारे मेरे रामधारी खंड 1, खंड 2, उससे रिकॉर्ड करके, और एक डिक्टेशन को ना 2000 शब्द की डिक्टेशन रहती थी, क्योंकि 4 पेज में रामधारी पार्ट में मेरे 500 शब्द है ना, तो 4 पेज में 2000 शब्द हो जाते हैं, और 12.5 मिनट की डिक्टेशन है। और एक स्पीड चेंजर ऐप आता है करने का प्ले स्टोर पे, तो मैं उससे जैसे मैंने पहली बार उसको 50 पे लिखा, पहले 60 पे, फिर 70, फिर 80, 90, 200, 210, 220। एक डिक्टेशन को मैं 10 बार लिखता था, जबकि उस टाइम पे मेरी स्पीड 140 थी और मैं लिख रहा था 220। 140 मैं लिख नहीं पाता था उसको, मतलब समझ रहे हो आप, मैं लिख नहीं पाता था बिल्कुल भी। पर मैं क्यों लिख रहा था, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा अपने हाथ को एक्सरसाइज करूँगा, इसको चलाने का अभ्यास करूँगा, तो उतना तो नहीं पहुँच पाएगा, पर उससे जो सबसे मेरा मिनिमम इस टाइम में लिख पा रहा हूँ उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर मैं 140 लिख रहा हूँ तो 145 तो जरूर हो जाएगा। ये लगातार प्रक्रिया चलती रही और लगातार स्पीड बढ़ती रही, मुझे पता भी नहीं चला।
तो ये हर चीज में यही कर सकते हैं, किसी चीज में कोई एक्स्ट्रा डे एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसका अभ्यास इतना कर लो तो उस चीज में आपको कोई मतलब हरा ना पाए। दो चार एक्सेप्शंस की तो बात अलग होती है, उस लेवल की बात हम नहीं कर रहे। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना उसको इतने अच्छे तरीके से करो कि आप मान लिया आपको अगर आज मुगल डायनेस्टी पढ़ाई गई है तो आप उसको घर जाके पढ़ो। उसके विषय में आप एक चीज और सोच सकते हो कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे होता, मतलब आप अपने सोचने की क्षमता विकसित कर सकते हो। जो एनसीईआरटी बुक्स होती है ना उसमें प्रश्न होते हैं कुछ सोचोगे, सोचो ऐसा होता तो क्या होगा, सोचो तुम ऐसा अगर ये चीजें ना करी गई होती राजा धार्मिक का तो क्या होता, सोचो जो वैदिक काल के राजा और रानी थे और जो इस काल के जो मुगल काल के राजा और रानी हैं उनमें क्या फर्क है। तो हम जब सोचते हैं ना ऐसा तो हमारा दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है, फिर हमारा वो चीज़ें एक स्टोरी के रूप में ना याद हो जाती है मेरे मेमोरी, तो जबरदस्ती याद करना पड़ रहा है और एक स्टोरी बन गई। जब अपनी हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, अपनी पॉलिटी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं कि ऐसा ना होता तो कैसा होता, तो वो जब एक स्टोरी बन जाती है ना तो हमारे माइंड पे मतलब कि सब पोर्शन माइंड में चली जाती है। जब हम चीज़ें करते हैं सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये है कि हमें 4 विकल्प मिलते हैं परीक्षा में, तो हल्का सा कंफ्यूजन भी है ना तो वो तो तुरंत हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करो। तो अंत में बस इतना ही कहूँगा कि सर आपसे जो बताएं, यहाँ के टीचर जो बताएं उसको फॉलो करिए, प्लस आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आपके पास तो सबसे अच्छे काउंसलर हैं हमें यहाँ पे, नौकरी छोड़ने का इरादा बना रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए काउंसलिंग के लिए हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल है। तो इस चीज़ का मौका उठाइए, लाभ उठाइए और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपकी तैयारी। अंकित जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई, आपको लग रहा होगा 3:30 बज गए, बहुत टाइम हो गया, भूख भी लग रही होगी, बहुत सारी बातें नहीं लग रही, लेकिन ये जो बातें बताई जाती हैं ये उस भूख को शांत करती है जिस भूख के लिए आप यहाँ आए हैं। खाना खाना, पानी पीना, सो जाना, ये तो हमारी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, लेकिन रोजमर्रा का जीवन हम जिए तो सभी चीजें आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट अपने जीवन में करते हैं वही आपको कामयाब बनाता है। बहुत सारी बातें नहीं होता है, जो महत्वपूर्ण सबसे बात मिलेगी कि किसी काम को जब आप करना शुरू करो तो फिर ना समय का बंधन देखो ना मेहनत का बंधन देखो, करते चले आओ। यदि कह रहे थे आप कितने बड़े लिखते होंगे, तो मैं सोच रहा था कि 8 या 10 हजार किसी में होगी जिंदगी, ये बात 40,000 है। अब आप ये भी कर सकते 40,000 वर्ड कितने होते होंगे, आप कहाँ हो ये कहाँ है, और आप तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, ये तो नौकरी भी कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद जो व्यक्ति 40,000 शब्द लिखने की क्षमता रखता है और आप सिर्फ टोटली पढ़ाई कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और हम अपने लक्ष्य बना के चलते हैं कि वो उसके 1000-1200 पढ़ लेते, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। मैं आपसे ये भी कहता हूँ अच्छा रीडिंग कीजिए, रीडिंग कम से कम 10,000 शब्दों की रीडिंग कीजिए कम से कम, और 40,000 चलो इनकी क्षमता है, 40 नहीं तो कम से कम 20,000 शब्द तो आपको रोज स्टूडेंट के लिखने चाहिए और कैपेसिटी बढ़ा के लिखिए। 80, 100, 120, यहाँ तो बैठो 80 उबाल लिख रहा है, 80 बैठो वो झगड़ा जाता है क्या बैठो फालतू हो जाए, मास्टर खराब है, ठीक है जी। तो सर मास्टर कर दो, 80 बैठो बोल देते हैं, अच्छा हो। तो इसलिए मैं आपको सामने विशेष तौर पर लाया था कि 160 का मैटर लिख के कैसे पास करते हैं उसका उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए, है ना भाई। आप लोग भी काम कर सकते हैं क्योंकि जब हम कोई काम कर लेते हैं तो हमें आसान लगता है। जैसे नहीं लगता है कि रिपोर्टर बना कोई भारी बात नहीं, 160 का मैटर पास ना कोई भारी बात नहीं, यहाँ बैठ कर में लगता है बहुत बड़ी काम है भाई। जो आदमी IAS पास कर लेता है उससे पूछते हैं IAS कैसे बना, उसका कुछ भारी काम नहीं है ना। आपसे पूछोगे हाई स्कूल कैसे पास कर लिया, आपका कुछ भारी काम नहीं, इंटर कैसे कर लिया, कुछ भारी काम नहीं। जो काम हम कर लेते वो हमें आसान लगेगा और जो काम हम नहीं कर पाएंगे वो हमेशा भारी लगेगा। तो इसलिए किसी का कहना भी यही है, हमारा कहना भी यही है कि मेहनत पे आप पूरा ध्यान दें। इसलिए नहीं पढ़े कि कोई हमें देख रहा है, इसलिए नहीं पढ़े कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़े कि आपको पड़ोसी आपको पढ़ाई चिंता कर रहे हैं। आपको इसलिए पढ़ना है कि पढ़ना आपका व्यवसाय है, पढ़ना आपका काम है। आपको किसी को शो ऑफ के लिए नहीं पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना है। अब बताओ जैसे नौकरी कर रहे थे, इनसे कह रहा था रिपोर्टर बनो, किसी ने कहा होगा कि वाले पढ़ा किसी ने, खुद की मन की इच्छा हुई
कि मुझे पढ़ना है। ये नौकरी वाला तो आज का आराम कर मिल जाता है, सुबह उठता है 8 बजे और शाम को अपना रात भर टीवी देखता है या घूमने जाता है। अब वो कह रहे हैं मैं 40 शब्द लिखता हूँ रोज के। ये काम तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, आपको नहीं करते हुए, आपको सिर्फ पढ़ने का काम है। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, हमसे बहुत सीख लेने को मिली और आपसे यही आशा करते हैं कि जो बातें बताई गई उसको आप जीवन में अपने लागू करें।